जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। काफी समय से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे सीजीएल के नोटिफिकेशन को लेकर के। और इस नोटिफिकेशन ने काफी सारे डाउट्स को क्लियर किया है। वैकेंसी से लेकर आपका एक तरीके से कट ऑफ कितना जाएगा वो भी थोड़ा क्लियर होता चला गया है वैकेंसी के आधार पर। साथ में बात करें कि क्या प्री क्वालिफाइंग होगा या फिर प्री जो होगा उसका मेरिट बनेगा, वो भी क्लियर हो चुका है। डबल ए के पोस्ट के बारे में कि क्या ये पोस्ट रहेगी या खत्म हो चुकी है, वो भी क्लियर हो चुका है। तो तमाम तरह की सारी बातें जो है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में ही आप अपना फॉर्म भरिएगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको देखना है ताकि कोई गलती ना हो और बाद में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाना पड़े, बाद में एसएससी के चक्कर ना लगाना पड़े उनके आगे हाथ। हाँ, इसी वजह से वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत तो जैसे कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन जब आप कर लेते हैं उसके बाद में सभी सरकारी नौकरियों में सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी जो होती है वो यूपीएससी और उसके बाद में जो है एसएससी। और एसएससी में भी सबसे बढ़िया कौन सा है? तो आपकी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की है। ये परीक्षा मेरे भाई जो वही लोग दे सकते हैं जो कम से कम ग्रेजुएट के पोस्ट पर है। आगे भी अगर आपने और भी डिग्री की हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए जो है वो ग्रेजुएशन। अभी एसएससी के वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन के बाद में पूरे नोटिफिकेशन का सार हमने इन 12 बिंदुओं से पूरा समझाने की इस वीडियो। इसमें वैकेंसी कितनी आई है, कौन कौन से महत्वपूर्ण डेट हैं, एप्लीकेशन का फीस कितना है, क्वालिफिकेशन कितनी है, क्या पढ़ना होगा, मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए जो है आपकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, कहाँ से आप पढ़े होंगे तो आपको मान्यता मिलेगी, कहाँ की मान्यता नहीं होगी। कई ऐसी डिग्रियां भी हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री है तो सही लेकिन उसको मान्यता दी नहीं। तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएं। एज की लिमिट यहाँ पर क्या होगी? काफ़ी सारे लोगों का संशय रहता है, क्या हम 18 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते, या हम 30 साल से ऊपर के हैं तो फॉर्म भर सकते? वो भी बातें हम इस वीडियो। फोटोग्राफी की वजह से हर साल काफी सारे बच्चे जो वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उस फोटोग्राफी में कौन सी वो गलती करते हैं जिस वजह से उनका रिजेक्शन, वो गलती आप ना करें, ये भी हम आपको। साथ में रिजर्वेशन किसको मिला और कितने साल का मिला, ये भी पूरी चर्चा की जाएगी। की में एग्जामिनेशन का क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और किस तरीके को क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो। और कितने नंबर लाने पर आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, वो भी हम तो शुरुआत करते हैं जनाब सबसे पहले वैकेंसी। क्योंकि चाहत बस यही होती है कि वैकेंसी कितना है, ये तो बताओ, नौकरियां कितनी हैं कि हम तैयारी करें। मतलब ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर वाली वैकेंसी या फिर थोड़ी अच्छी खासी है जिसको देख करके मन में लालच। तो इस बार जो वैकेंसी आई है वो काफी अच्छी वैकेंसी है, 17,770। और थोड़े कंपैरिजन के लिए हमने आपको लास्ट के 2 ईयर का भी जो है डेटा दिया है। 2022 में सीजीएल के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 36,012। और इसी वजह से अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों ने भी इसमें फॉर्म भरा था, जैसे कि यूपीएससी, बैंकिंग और बाकी परीक्षा। उसके बाद अचानक से काफी ड्रॉप हुआ, आपको ये लगेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। हर बार सीजीएल की जो वैकेंसी होती है वो 8,000 से 10,000 के बीच में होती है। तो वापस से अपने औकात पे आ गया, ठीक है, 2023 में। इसके कारण इसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो पाया जो 2022 में कट ऑफ पे रह गए थे, बॉर्डर पे रह गए थे, या जो रिपीटर थे। यहाँ इसमें फ्रेशर लोगों को काफी कम मौका। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जाकर के बॉर्डर पे रुक चुके थे वही इनकम वैकेंसी में फाइट कर। होता भी है, बड़ी वैकेंसी के बाद में जो उसका असल असर पड़ता है वो छोटी वाली वैकेंसी। ठीक है। अब ये जो 2024 का पेपर है इसमें फ्रेशर लोगों को थोड़ा अच्छा खासा मौका मिल जाएगा, जो यहाँ रिजेक्ट हो गए थे और साथ में जो तैयारी अपनी शुरू। तो एक 17,000 एक अच्छी खासी वैकेंसी। सबसे अच्छी एक और बात बताऊं तो इस बार इंस्पेक्टर पोस्ट की जो वैकेंसी है वो ज्यादा है। और ये कहने को तो 36,000 था, लेकिन सीएचएसएल का सारा वैकेंसी उठा के किसमें डाल दिया, ये ऐसे कल। लेकिन इस बार आप जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर देखो और बाकी पोस्ट देखो, उसकी वैकेंसी ज्यादा है। और ये एक अच्छी खबर है, अच्छी बात कि उसकी जो सैलरी होती है। अब बात आता है ये फॉर्म भरने के डेट करके कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, एक महीना पूरा मिला है आपको, 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक फॉर्म भरने का, और वो भी रात के 11 बजे तक। लेकिन आप 24 तक वेट मत कर। आप कोशिश करना कि अभी जो है विंडो खुला है, आप अभी फॉर्म भर दो, क्योंकि आखिरी के 2-3 दिन वेबसाइट काम नहीं करता और एसएससी साफ हाथ खड़ा कर देता है, भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने तो पहले ही कहा था, 1 महीने दिया था, तुम फॉर्म भर लेते, तुम हमारे दरवाजे पे क्यों है, हम नहीं जानते तो कौन हो। मतलब वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। आप मेल कर लो, फोन कर लो, कुछ भी कर लो, वो मानेंगे ही नहीं आपकी बात को लेकर के। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हाँ भैया हमारा वेबसाइट काम नहीं कर रहा। बहुत रेयर केस होता है, उसको लेकर के नहीं चलो तो बेहतर है। इसीलिए फॉर्म भर लो वीडियो देखने के बाद में, वो ज्यादा सटीक है आपके लिए। ठीक है, सर्वर काम नहीं करे तो रात में फॉर्म भर लिया करना। और एक चीज और, साइबर कैफे वाले के भरोसे मत। गड़बड़ कर दिया तो बाद में भुगतोगे तुम मेरे।
एक-एक जानकारी खुद से पढ़ना, सारी चीज़ें खुद से देखना। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती भी हो गई है, कोई बात नहीं, प्रिंट आउट निकालो, सारी चीज़ों को चेक करो और दोबारा से विंडो मिलेगा यहाँ पर आपको करेक्शन करने के लिए और वो विंडो होगा आपका यहाँ पर 10 अगस्त और 11 अगस्त। जो भी गलतियाँ आपने फॉर्म भरते वक़्त में की है, उसमें यहाँ समझ के बात को लेकर के तो कंप्लीटली डिपेंडेंट मत होना साइबर कैफ़े पे। ठीक है। अब बात आती है परीक्षा कब होगी इसकी। तो टियर 1 का जो पेपर होगा वो सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक होगा। ऐसा है कि अगर 20 दिन हुए तो इसके 5 दिन 15 दिन कुछ ऐसे मतलब चलेंगे। पूरा 2 महीना 60 दिन नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो पेपर होगा वो 20 से 25 दिनों के अंदर में निपट जाए। ठीक है, 20 दिन बहुत मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की परीक्षा, तो मेंस की परीक्षा 1 दिन होती है और बहुत इमरजेंसी रहा तो हो सकता है कि यहाँ 2 दिन और ये होगा आपका दिसंबर में 2024। तो ज़्यादा गैप इस बार मिला नहीं है। मात्र 1.5 महीने के अंदर में आपको अपने आप को मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। अब ये कहने के लिए है कि 1.5 महीने में मेंस प्रिपेयर करना है। वास्तव में प्रिपरेशन तो आज से ही शुरू हो चुकी है। 1.5 महीने में तो जो हो पाएगा वो रिवीजन ही कर पाओगे, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर पाओगे मेरे। ठीक है? अब बात आती है फीस को लेकर के, तो भैया सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हो, पैसा तो कम ही होगा यहाँ पे और सीजीएल है तो बिल्कुल कम होगा, ₹100 के अंदर में आप यहाँ फॉर्म भर सकते हो। और जनरल हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए ₹100, एससी, एसटी, पीएच के लिए मेरे भाई ₹0 और सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए ₹0। का कोई भी चार्ज, कोई भी शुल्क यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद बात आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। जैसे मैंने कहा ना काफ़ी ऐसी डिग्रियाँ होती हैं जिनकी मान्यता नहीं होती है। तो आप ऐसे समझ करके चलिए किसकी मान्यता नहीं होती। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है और वो भी रेगुलर नहीं किया है, आपने कहीं से डिग्री ले ली कि हाँ भैया ठीक है ये हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री है और रेगुलर नहीं है मतलब आपने करस्पॉन्डेंस के आधार पर कर लिया, तो उसको नहीं माना जाता। मेरे सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक लड़के का जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट इस बात पर हो गया था कि उसने इंजीनियरिंग जो है वो रेगुलर नहीं की। ठीक है, तो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो अगर आप रेगुलर फॉर्मेट में नहीं किए होते हैं तो उस आधार पर जो है आपको मान्यता नहीं मानी जाती। बाकी अगर आपका लोकल इंस्टीट्यूट है, लोकल यूनिवर्सिटी है, वो भी नहीं माना जाए। जो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है ना, वहां से यहाँ पर जो है आपकी मान्यता। अगर हम बात करें यहाँ पर परसेंटेज और मार्क्स को लेकर के, उसका कोई बहुत बड़ा लोचा आपका नहीं है। साफ अक्षरों में यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे जीएसओ होता है, स्टैटिकल इन्विजिलेटर हो गया और बाकी सारे पोस्ट है। अब जीएसओ के लिए थोड़ी सी क्राइटेरिया बदल जाती है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, कम से कम 60% जो है 60% नंबर आए आपके मैथ्स में, वो भी 12th क्लास में, या फिर स्टैटिस्टिक्स जो है एक आपका सब्जेक्ट हो डिग्री में मतलब ग्रेजुएशन। अगर आप स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2 ये एक पोस्ट होता है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो इसमें आपको बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये एक मतलब फिक्स पोस्ट है और उस पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली ये फिक्स क्राइटेरिया आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बाकी जितने भी इनकम टैक्स हो गए और बाकी सारे पोस्ट हो गए उनमें कोई टेंशन नहीं है। बस भैया तुम बैचलर हो, नंबर वंबर की टेंशन ठीक है, 60% लाना है, 70% लाना है, बस ग्रेजुएट रहो इतना का, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखो। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल ये होता है सर अभी हम थर्ड ईयर में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। देखो, 1 अगस्त 2024 तक अगर तुम्हारा डेट मतलब ये रिजल्ट आ गया, अगर आपका इस तारीख तक का डिग्री है तो आपको मान्यता माना जाएगा और अगर आपको इस तारीख तक का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है तो आपको ग्रेजुएट नहीं माना जाएगा। बेशक आपको आपकी डिग्री जो है आप घोषित हो गया कि हाँ भैया आप ग्रेजुएशन खत्म हो गया और 2 तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है तो वो नहीं माना। ठीक है, तो सारा खेल इस डेट का है। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है आपको। और एज लिमिट भी जो माना जा रहा है वो भी 1 अगस्त को ही माना। आप 1 अगस्त 2024 को 18 साल से 27 साल के बीच में अगर आ रहे हैं तो बढ़िया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर इसके बीच में नहीं आ रहा है तो कुछ पोस्टों में भर पाएंगे, कुछ में नहीं भर पाएंगे। उसकी भी जानकारी हमने यहाँ कि कब से कब तक का जन्म होना जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आप अपना जांच पड़ताल कर सकते हैं कि आप एलिजिबल। लेकिन काफी ऐसे कैटेगरी हैं भारत में जो कि आप देख सकते हैं, एससी है, एसटी है और भी लोग हैं, उनको इससे थोड़ा और ज्यादा रिलैक्सेशन। एक जैसे जनरल का कैंडिडेट है तो वो 18 से 27 साल तक ही फॉर्म भर पाएगा। लेकिन अगर आप एससी और एसटी हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन। ओबीसी आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन अलग। एक्स सर्विसमैन है तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। अब बोलोगे एक्स सर्विसमैन कौन लोग हैं? काफी ऐसे लोग जैसे एयरफोर्स में हो गए, आर्मी में हो गए, तो ये क्या होता है, इनकी सर्विस काफी कम सालों की होती है और बहुत जल्दी ये रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद में ऑप्शन इनके पास में क्या है, तो उसके बाद में सरकार ऑप्शन देती है कि अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो आप करिए, हम आपको अलग से रिलैक्सेशन देते हैं और आप फॉर्म भरिए और आप अपनी कई बार काफी हमारे बच्चे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से भी सेलेक्ट हुए और यहाँ मिलने भी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया रहता है।
अब फोटो की बात आती है, देखो हर बार क्या होता था कि आपको फोटो खींच करके अपलोड करना होता था, इतने केबी से इतने केबी चाहिए होते थे। अब इसमें झंझट बहुत होता था, काफी ऐसे लोग होते थे ब्लैंक फोटो खींचा ले जा करके अपलोड कर दिया फर्जी फॉर्म भरने के चक्कर में, तो डुप्लीकेसी की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती थी। इसको थोड़ा कम किया गया। बच्चों से गलतियां हो जाती थी, उसको भी कम किया गया। तो अब इन्होंने लाइव फोटोग्राफी का ऑप्शन दे दिया कि ऐसे समझ लीजिए आप वेबकैम के सामने खड़े हैं, जैसे आधार कार्ड आप बनवाने जाते हैं, एकदम कैमरे के सामने खड़े होते हैं, आंखें खुली होती है, कान दिखता है, और तब जाकर के फोटो खींचता है। सेम सिस्टम यहाँ भी लगा रखा है। आपको अपना वेबकैम के माध्यम से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा फोटो खींचना है। लेकिन फोटो खींचते वक्त में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, टोपी या कैप लगा करके फोटो मत लेना, ज्यादा यहाँ हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, फोटो लेते हुए किसी भी प्रकार का चश्मा या स्पेक्टिकल्स ना लगे। एक हमारे भाई साहब बोले, सर चश्मा के बिना तो हमको दिख भी नहीं करता, कैमरा कहाँ से दिखे। अब दिखे ना दिखे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, किसी को बिठा लो इत मान लो, लेकिन चश्मा लगा करके फोटो मत लेना। तो बता रहा हूँ, चाहे 20 साल से चश्मा पहन रहे हो, 10 साल से पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो, ठीक है। दोनों कान बढ़िया से एकदम ऐसे दिखना चाहिए, 3 इडियट वाला कहानी। ऐसे स्टाइल नहीं देना, एकदम आंख इधर उधर मुंह ऐसे नहीं करना। फॉर्म भर रहे हो सरकारी नौकरी, ठीक है ना, रिश्ते के लिए फोटो नहीं भेज रहे हो। फोटो पर्याप्त रोशनी लाइट में ही है। अब ऐसा भी मत कर देना कि कम लाइट मिलेंगे और उसके बाद में फिल्टर लगा करके इंटेंसिटी बढ़ा करके, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? राइट, यहाँ पर क्योंकि आपकी लाइफ हो, ठीक है। और बाकी जो है ध्यान रखना कि फोटो ब्लर नहीं आ रहा है, हिला हुआ नहीं है। काफी लोग ऐसे होते हैं फोटो ले लिया और इधर साइड मुड़ गए, तो पूरा मोशन खराब हो जाता है। बाद में यही कारण देकर के एसएससी रिजेक्ट मारती है, बोलती है तुमको समझाए थे ना, फिर गलती क्या है कि अब हम नहीं, इसके चक्कर तो ये दिक्कत आती है। इस तरह के डिजाइन में फोटो ना, बिना टोपी के चश्मा पहन कर करने की आवश्यकता। सिंपल इज्जत से बढ़िया तरीके से नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड में हो। कोशिश करना कि तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा सफेद हो और कपड़े थोड़े डार्क हो, उसमें फोटो बढ़िया आए। लाइट बैकग्राउंड डार्क कपड़े, या फिर लाइट कपड़ा और डार्क बैकग्राउंड, ऐसे कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद रिजर्वेशन को लेकर के भी काफी मुद्दा उठता है कि सर हमने जो है मतलब ओबीसी में आते हैं तो हमारा कैसे सर्टिफिकेट माना जाएगा। जैसे बच्चा आता है मेरे पास, सर मैं राजस्थान के अलवर से हूँ, मैं राजस्थान सरकार द्वारा मेरा जो है रिजर्वेशन माना जाता है, क्या ये स्टेट में जो स्टेट का रिजर्वेशन है उसको सेंटर में भी माना जाएगा। सर मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के जातियों में मेरा रिजर्वेशन आता है, क्या ये सेंटर में माना जाएगा। तो भाई देखो, इसके लिए सारी बातें दी गई हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें होती हैं। यार कहीं पर तहसीलदार के सिग्नेचर चाहिए, कहीं पर सर्कल ऑफिसर का चाहिए। अब बिहार में ही अलग सिस्टम है, आपको यूपी में चले जाओ सिस्टम अलग है। इसमें झंझट बहुत। इसको आसान भाषा में हमने सिर्फ इतना बता रखा है कि जाति प्रमाण पत्र यानी ओबीसी और एससी एसटी जो है, और आय प्रमाण पत्र, हालांकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र बाकी लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, डब्ल्यूएस वालों के लिए। क्यों? क्योंकि इनको आरक्षण जो है वो आय के आधार पर ही मिला है, कि जिनके इनकम जो है वो काफी कम है, तो उनको ये वाला रिजर्वेशन दे दो, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो एसएससी द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जो फॉर्मेट एसएससी देती है उसी फॉर्मेट में भी यहाँ पर होना। यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में हैं, तो आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट इतना के पहले, परंतु 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्या होता है, काफी सारे लोग जैसे फॉर्म आता है वैसे एकदम सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर, बनवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बाबा आदम के जमाने का सर्टिफिकेट रखे हो जो 10 साल पहले बनवाए थे, उसको मत अपलोड कर देना जा करके, उसकी कोई मान्यता नहीं। सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, कई सारे लोगों की मान्यता ले ली जाती है, कई सारे लोगों को दे दिया जाता है। बंगाल में ही देखो काफी केस हुआ, वहां से काफी लोगों का रिजर्वेशन छीन लिया। इसी वजह से ये बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है, 3 साल से पुराना ना हो, और उसके बाद में जो है जिस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एसएससी बोलती है उसी में हो, तो जाकर के आपको फायदा हो। ईडब्ल्यूएस में बहुत धांधली चलती है, इससे थोड़ा बच के रहना। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आपका सर्टिफिकेट इसी वित्तीय वर्ष का यानी 24/7/2024 के पहले का बना हुआ, डेट भी उन्होंने दे रखा है 24 जुलाई, मतलब मैंने कहा ना, जो फॉर्म भरने का भी डेट होता है ना, उस दौरान भी बनवा लोगे तो चलेगा। काफी लोग बोलते हैं सर अभी फॉर्म आया हम बनवा ले तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा भागेगा, बनवा लो, लेकिन इसके बाद का ना हो, ध्यान रखो। समझ गए? क्वालिफिकेशन सारा कुछ क्लियर हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात, पढ़ाई पे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, पेपर कितना देना पड़ेगा। अल्टीमेट बॉस देखिए 3 स्टेप होते हैं। टीयर 1 होता है, क्वालिफाई करते हैं तो टीयर 2 में जाते हैं, उसको यहाँ पर बढ़िया तरीके से नंबर लाते हैं तो आप उसके बाद में टीयर 3 में, इसके आधार पर मेरिट बनता है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आप पेपर नंबर 1 देते हैं। पेपर नंबर 1 में यहाँ पर जो है 100 सवाल आपके पूछे, जिसमें 25 सवाल जो होते हैं आपके 4 अलग अलग सब्जेक्ट के। मैथ के 25 सवाल, इंग्लिश के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, जीएस के 25 सवाल।
हर एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का आपका ये 1 घंटे मिलते हैं और वो भी ऑनलाइन मोड। 15 मिनट जो है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, ठीक है? और बाकी सभी लोगों के लिए 60 मिनट मिलते हैं और कंप्यूटर पर होता है और सारा क्वेश्चन एक ही साथ आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक खत्म करोगे तो दूसरा आएगा, बिल्कुल भी नहीं। बैंकिंग की तरह इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि हर सेक्शन को क्वालिफाई करना है, ना ही सीडीएस वाला कोई झोल है। सिंपल है, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, कट ऑफ इसके आधार पर बनती है, सिर्फ कट ऑफ के बराबर नंबर लाना होता है। 200 में जिसके 190 आए हैं और 140 आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों क्वालिफाई माने जाएंगे अगर कट ऑफ 140। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर में। इसके बाद आता है जिसके मेन आधार पर मेरिट बनती है और वो होता है मेंस। मेंस में आपके फिर से वही चारों सब्जेक्ट आ गए, आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और साथ में कंप्यूटर भी हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो इसमें 130 नंबर का क्वेश्चन, 130 सवाल हो गए, 3-3 नंबर का सवाल हो गया आपका, 390 नंबर। ये 2 घंटे का पूरा मेंस हो, ठीक है? और इसी के आधार पर मेरे भाई मेरिट, ठीक है? अब चूंकि आगे चल के डिपार्टमेंट में काम करना है, सारा काम कंप्यूटर पर ही होगा, तो भैया कंप्यूटर का कुछ तो नॉलेज होना मांगता है। तो इसीलिए कंप्यूटर में यहाँ पर जो है 20 सवाल आपके पूछ, वही 3-3 नंबर का सवाल 60 नंबर का हो गया, 15 मिनट में सारे निपटाने हैं और ये तो 10 मिनट में खत्म करके बैठ जाओगे, इतना है नहीं। और ये क्वालिफाइंग का नंबर नंबर का कोई झोल नहीं रहता। सिर्फ जब से पहली बार सबसे ज्यादा कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो काफी लोगों की छटनी सिर्फ इसी के ऊपर में हुई थी। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाले कोई टीचर ही नहीं थे, नोट्स ही नहीं था उस समय, तो काफी सारे लोग रिजेक्ट हो गए थे। लेकिन अब कंप्यूटर का मार्केट में अच्छा खासा नोट्स अवेलेबल है, आप पढ़ करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? अब टाइपिंग का काम करना है, कल के दिन आपको यहाँ पर जो है लेटर लिखना भी है, लेटर पढ़ना भी है, सारी चीजें करनी है, तो यहाँ पर भैया आपका स्पीड अच्छा होना, ठीक है? तो सीएचएसएल में ज्यादा स्पीड मांगा जाता है, 35 वर्ड पर मिनट, लेकिन यहाँ पर जो है 27 वर्ड पर मिनट में काम हो जाता है। और वो भी कुछ पोस्ट में जो है टाइपिंग चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए, वो भी हम बता देंगे आपको क्या होगा और किस में। 15 मिनट का टाइपिंग रहता है, वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाओ, प्री वाले जो बात मैंने कहा था ना, देख लो यही वो 4 सब्जेक्ट हैं, 25-25 सवाल है, 50-50 नंबर के, 200 नंबर का पेपर हो गया, 1 घंटे में काम खत्म। नेगेटिव मार्किंग के 0.5 कटते हैं, ठीक है? यहाँ पर सर आपका 200 नंबर में देख लीजिए कट ऑफ आता है, वो मैं आपको थोड़ा कट ऑफ दिखा देता हूँ टीयर 1 का, ठीक है? एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, क्योंकि टीयर 1 में देखिए जनरली जो होता है ना, वैकेंसी जब ज्यादा आती है हम, तो उस समय क्या हो जाता है, कट ऑफ जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और वैकेंसी कम रहती है तो कट ऑफ हमारी ज्यादा हो जाती है। तो टीयर 1 में अगर हम यहाँ पर बात करें, ये हमारे पास में टीयर 1 का कट ऑफ अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा देखो, 2022 में जब 36,000 वैकेंसी आई हुई थी, तो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 114 गया था, ओबीसी का कट ऑफ भी लगभग बराबर गया था, आप देख सकते हो यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 102 था, एससी का कट ऑफ 89, एसटी का कट ऑफ 70। तो 200 नंबर में इतने लाओ, टीयर 1 क्वालिफाई, चलो अगले पड़ाव में, ठीक है? उसके बाद 2023 में वैकेंसी, मतलब एक चौथाई के करीब में हो गया आपका। अब एक चौथाई के करीब में हो गया तो कट ऑफ पर प्रभाव कितना पड़ा, आप सामने सामने देख सकते हैं। जहां 114 नंबर वाला बच्चा क्वालिफाई हो गया था, अब उसको क्वालिफाई करने के लिए उसी तरीके से ये ओबीसी का कट ऑफ हो गया, ये आपका ईडब्ल्यू हो गया, और एससी एसटी का ये बाकी लोगों। अच्छा, कट ऑफ के आधार, मतलब जो वैकेंसी होती है उसके आधार पर कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। यहाँ देखोगे तो 36,000 वैकेंसी थी, तो इसीलिए 3,60,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था और इतने लोगों का सिलेक्शन लिया गया था। यहाँ वैकेंसी कम थी, तो क्योंकि कम लोगों को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको, फिर उसका मेंस करवाएंगे, फिर उसमें से और कम सेलेक्ट करेंगे, और धीरे धीरे छटनी होते होते लास्ट में क्रीम क्राउड बच जाता है, आगे भेजा। तो ये जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखिए। अब टीयर 1 होने के बाद में जो नेक्स्ट होता है मेरे भाई, सबसे खतरनाक, वो है आपका टीयर 2 पर आपकी मेरिट, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि 2 सेशन आपको बनते हैं, सेशन 1, सेशन 2। पहले सेशन में 2 सेक्शन हो जाता है और हर सेक्शन में 2 मॉड्यूल हो जाता है। आसान भाषा में इतना, कंप्यूटर पर गए हो, बैठे हो, तुमको 1 घंटा में यहाँ ये 2 पेपर अटेम्प्ट कर, मैथ का और कितने कितने सवाल मिलेंगे, 30-30 सवाल मिलेंगे, 60 मिनट 60 सवाल, हर एक सवाल 3 है, 90 नंबर का तुम्हारा ये, और 90 नंबर हो गए। जैसे आपका 60 मिनट का टाइमर खत्म हुआ, तुरंत मेरे भाई यहाँ पर ये वाला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, 45 सवाल आपके इंग्लिश के होंगे, 25 सवाल आपके जो हैं वो जनरल अवेयरनेस के होंगे, मतलब जीएस के होंगे। ये 135 नंबर का, ये 75 नंबर का। फिर टाइमर खत्म हुआ, और जैसे फिर टाइमर खत्म हुआ, फिर कंप्यूटर का आ जाएगा यहाँ पे 20 सवाल, हर एक सवाल आपका 3 नंबर का, तो 60 नंबर का हो गया क्वालिफाइंग। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर ये ऊपर में, ठीक है,
इनके आधार पर जो है वो आपका कट ऑफ बन रहा होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और बाकी कंप्यूटर देखने के लिए। फिर थोड़ा यहाँ ब्रेक मिल जाता है और तब आपका डाटा एंट्री स्पीड जाती है। एक पैराग्राफ मिलता है, उसको टाइप करना होता है कंप्यूटर में और उसके लिए 15 मिनट मिलते हैं, बस क्वालिफाई करना है। आपकी स्पीड 27 की है, 28 की है, 29 की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम चाहिए। उसको अगर आपने पूरा कर दिया तो आपका काम खत्म है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थोड़ी बढ़ जाती है, वहां नेगेटिव मार्किंग 0.5 की थी, यहाँ पर जो है 1 मार्क्स की है, मतलब 1/3। सही आए तो 3 नंबर, गलत कर दिया तो 4 जाएंगे, 3 आए भी और 1 गलत भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना। ओवरऑल अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखो यार, सभी सब्जेक्ट के अपने अपने सिलेबस हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं मैथ्स को लेकर के, तो मैथ्स में आपका ये पूरा सिलेबस, और ये पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे भाई मैंने अपने बैच, क्योंकि अभी आप जान सकते हो कि समय आपके पास में काफी कम, 6 महीने के अंदर में प्री और मेंस दोनों परीक्षा होनी है। अब 6 महीने के अंदर में अगर आप कोई लाइव बैच में रहो, कहीं पर भी अगर आप तैयारी शुरू करो, तो वहां पर बंटाधार हो जाए। अभी ऐसे आवश्यकता है मेरे भाई कि आप एक एक दिन में 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो देख करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस 6 महीने में आपका सिलेक्शन नहीं होता। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू लिया है बच्चों का, वहां पर उन्होंने बताया कि सर जीएस में हम सिर्फ मेन मेन पॉइंट पढ़ के चले गए, मैथ्स में हमने 2-3 बार वीडियो देख ली और इस तरीके से जा करके हम सेलेक्ट। बाकी जो पंडित लोग बैठे होते हैं ना, 2-4 साल वाले जो तैयारी कर रहे होते हैं, वो आपको थोड़ा डिमोटिवेट कर सकते हैं इस बात पे कि भाई हम 2 साल में नहीं हुआ, तुम्हारा 6 महीने में क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही तरीके से, सही गाइडेंस में, सही लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप तैयारी करोगे, 6 महीने में हो जाएगा। तो जीता जाता एग्जाम्पल, अभी रिसेंट में एक इंटरव्यू लिया था मैंने कृष्णा साहू का, जो लड़का आसाम से आया था। उसने ये कहा था, सर 6 महीने के लिए मुखर्जी नगर में आके लाइब्रेरी लिया था मैंने, और 6 महीने में मैंने तैयारी की, और आज जो है सर मैं यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ। आप उसकी पूरी इंटरव्यू देखोगे, आपको पूरा पता चलेगा। और वही उसका दोस्त 2 साल से तैयारी कर रहा था उसका। तो समय निर्धारित कभी नहीं करता, आपकी मेहनत निर्धारित करता है। और इस मेहनत को थोड़ा आगे और आपका बढ़ा सकता है ये रिकॉर्डेड। अगर आप मैथ्स में परेशान हैं, नंबर कम आ रहे हैं, आप हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लीजिए। इसी तरीके से रीजनिंग में विक्रमजीत सर का रिकॉर्डेड बैच है, इंग्लिश में प्रशांत सर का रिकॉर्डेड बैच है, जीएस में हमारी पूरी टीम का रिकॉर्डेड बैच है, और सारा हमारे अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत है। इस एप्लीकेशन पर जाकर के रिकॉर्डेड बैच लो। सारा पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है, सारे चैप्टर की पीडीएफ, सारे चैप्टर की नोट, सारे चैप्टर के टेस्ट यहाँ पर हैं। पढ़ना है, टेस्ट भी यहीं पर लगाना है, 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं घूमना, समय वेस्ट नहीं करना है, टाइम एक भी नहीं गंवाना है। सब कुछ यहीं पर लोडेड मिलेगा, यहीं से पढ़ाई करो, भटकाओ अभी बिल्कुल भी नहीं। और फीस बहुत ही कम, मात्र यहाँ पर 699 रुपए इसकी फीस है, और वैलिडिटी लाइफ टाइम है। अभी भी रहेगा, अगले अटेम्प्ट में भी ये बैच आपके पास रहेगा, उसके अगले अटेम्प्ट में भी रहेगा। और अगर अपडेट करने की आवश्यकता पड़ी तो फ्री अपडेट होता रहेगा, उसके लिए टेंशन। तो एप्लीकेशन है कि हारजी विक्रमजीत एप्लीकेशन मानो और यहीं से तैयारी शुरू। और किसी चक्कर में मत पड़ो, क्या पता ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में तुम्हारे 1-2 महीने और निकल जाएं और ज्यादा प्रेशर में हो जाओ, उसके बाद बोलो अरे यार इस साल छोड़ दो, अब अगले साल कर। मत करो, अभी से तैयारी शुरू करो अपनी, आराम से रिकॉर्डेड बैच ले। और इसके साथ में भाई देखो, प्रैक्टिस के लिए तो पूरी की पूरी शीट मैंने यहाँ पर दे दी ना, सब कुछ मैंने यहाँ दे दिया ना, सारा प्रैक्टिस इसी के अंदर से मिल जाएगा, मेरी शीट से मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में सारे कंसेप्ट के रिवीजन करने हैं, तो उसके लिए हमारी ये फॉर्मूला बुक जरूर मंगा लेना। ये फॉर्मूला बुक मेरे भाई यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है, इस फॉर्मूला बुक के अंदर में सारे कंसेप्ट मैंने दे रखे हैं, मैथ्स के जितने फॉर्मूले हैं सब कुछ मैंने बता रखा है। अब आप बोलोगे सर बुक के बारे में बता रहे भाई, इसीलिए क्योंकि आज तक कोई ऐसा टॉपर नहीं रहा, कोई ऐसा इंटरव्यू मैंने नहीं लिया जिसने फॉर्मूला बुक के बारे में नहीं बताया। हर स्टूडेंट ने बताया है। क्यों? खुद से नोट्स बनाता ना तो उसके यहाँ पर 1 साल बर्बाद हो जाता। मैंने यहाँ पर बने बनाए सारी चीजें आप लोगों के लिए दे दी हैं। ठीक है, मैथ्स में जितने फॉर्मूले आते हैं, जितने कंसेप्ट आते हैं, एसएससी किस किस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बात इस किताब में बता रखा है। पूरी किताब कलरफुल है, 180 रुपए से 190 रुपए के अंदर में मिल जाएगी। ये रही मेरी भाई ये किताब, और पूरा बढ़िया तरीके से आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या कहीं से मंगा सकते हो, और इसको रिवीजन करोगे। एक चैप्टर अपना वैद से देखा और उस चैप्टर को यहां से पढ़ लिया, बस इतना ध्यान रखना में। इसके बाद हम बात करें तो स्किल टेस्ट होता है आपका। जैसे मैंने कहा ना, मेंस में आपका जो है मेरिट बन गया। अब उसके बाद देखना यहाँ पर तीसरा वाला जो पॉइंट मैंने बोला था, यहाँ पर डीएसटी, यहाँ जो मैंने कहा था ना आपको, यहाँ पर डीएसटी वाली जो बात बोली थी, सेक्शन 3 मॉड्यूल 3 डाटा एंट्री स्पीड। अब इस डेटा एंट्री स्पीड के बारे में यहाँ समझ लो मेरे, कि डेटा एंट्री स्पीड में आपको क्या करना होता है। तो डेटा एंट्री स्पीड जो होता है ना, यहाँ पे वो सिंपल सा बोलता है कि भैया 15 मिनट में आपको यहाँ पर टाइपिंग करना होगा, एंड द डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ 2000 की डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15। ठीक है, लगभग इतने आपको टाइप करना होता है लेटर्स, और कितने मिनट के अंदर में, तो 15 मिनट के अंदर।
और ये जो है DST विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन इट। जितने पोस्ट हैं सभी के लिए मैंडेटरी है, इस बात को ध्यान रखिए। और सिर्फ ये क्वालिफाइंग होता है, इसकी कोई मेरिट नहीं बनती। बाकी कट ऑफ के बारे में मैंने बता ही दिया यहाँ पर। अब इसमें सबसे बड़ा बवाल इस साल क्या है, अगर हम पोस्ट की बात करें मेरे भाई, तो पोस्ट में सबसे ज्यादा बवाल हुआ सीजीएल की सबसे जबरदस्त पोस्ट, AAO पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये पोस्ट जिसकी नियुक्ति सीधी सीधी राष्ट्रपति के द्वारा होती थी, उसको खत्म। AAO इकलौता ऐसा पोस्ट था जो 4800 ग्रेड पे का था, सबसे ज्यादा सैलरी भी थी, और सीधा एक गैजेट ऑफिसर का पोस्ट माना जाता था। गैजेट ऑफिसर की बहुत वैल्यू, आप कोई सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं ना, तो उसमें सीधा बोलता है साइंड फ्रॉम अ गैजेटेड ऑफिसर। और वो पोस्ट अब नहीं आएगा आपका। इस बार की वैकेंसी में कोई चर्चा उसकी नहीं है, यानी इसका जो है इस बार नियुक्ति एसएससी सीजीएल के माध्यम से नहीं होने है। अब जो बाकी हमारे हो गए उनके बारे में मैंने आरटीआई की रिप्लाई के माध्यम से अभी टेंटेटिव दे दिया है, क्योंकि आरटीआई की रिप्लाई के माध्यम से 15,350 था, अब ये 17,727 हो गया है। मतलब जो लिखा है उतना तो कंफर्म है, इससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा लेकिन कम नहीं मिलेगा। अलग अलग पोस्ट में सबसे जबरदस्त जो है एक्साइज इंस्पेक्टर का आया है 2664, उसके बाद में सीएसएस का आया है 930, और बाकी टैक्स असिस्टेंट के तो हो ही गए यहाँ पे। तो ये बढ़िया तरीके से जो है हमने यहाँ पर सारा पोस्ट वाइज भी वैकेंसी बता रखा। अब उसके बाद में हम आपको बात, तो जैसे काफी सारे बच्चों का ये कमेंट हो कि सर देखो बढ़िया बढ़िया पोस्ट, भारत में सरकार में जाएंगे, विदेश मंत्रालय में जाएंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, प्रिवेंटिव बनेंगे, कस्टम जो है उसमें हमारी नियुक्ति, लेकिन इसकी तैयारी करे तो कहाँ से। तो बैच के बाद तो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से जिस भी रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करना है उसमें करके पढ़ाई। लेकिन जब बात प्रैक्टिस की आती है, समय भी आपके पास में कम है, तो ऐसे में आप यहाँ पर प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो हमारा सीजल वैरियर का किताब आता है मैथ्स में, सीजल वैरियर का आता है रीजनिंग, सीजल वैरियर का आता है आपका इंग्लिश। सीजीएल वैरियर किताब को ही लगाइए, समय कम है, सेलेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, सेलेक्टिव मेथड से लगाना है, और यहाँ पर इसको मंगा करके लगभग 180 से 200 के बीच में किताब मिलेगी। ऑनलाइन मंगाओ और इसकी प्रैक्टिस करो। मोटी किताब के चक्कर में मत पड़ो, देखने में अच्छी लगती है, समय ज्यादा होता तो मैं खुद बोलता मोटी किताब लगाओ, समय ज्यादा नहीं है। आप लोगों के सीजीएल के लिए ही ये सीजीएल वैरियर की किताब बनाई है मैंने, और इसी से सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी, कम से कम इसको 2 बार लगाओ। ठीक है, कहते हैं ना यहाँ पर कि किसी चीज को ज्यादा चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, कि चीज को बार बार करो, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर में लेकर के आएगी। तो प्रैक्टिस यहाँ, बाकी अपने आधार पर संपूर्ण जानकारी हमने देने की कोशिश की है। कोई भी जानकारी अगर बाकी है तो दोस्त जरूर बता, और अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, मेरी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो, तो दोस्त आप ही का ये चैनल सब्सक्राइब जरूर, सब्सक्राइब करोगे तभी तो और महत्वपूर्ण बातें हम बता पाएंगे, क्योंकि अभी तो सीरियल का माहौल शुरू हुआ है। अभी तो इसके बाद में लगातार 10-15 वीडियोस आने वाले, फॉर्म को लेकर के और काफी छोटी छोटी गलतियों को लेकर के, आरटीआई के रिप्लाई को लेकर के, और अंत तक हमारे साथ नहीं जुड़े। तो ये माहौल अभी शुरू है, सिलसिला अभी शुरू है, गलतियां होने की संभावना ज्यादा है। इसी वजह से आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, और ये चैनल को आज के आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आउट ना करें। ठीक है, यहीं पर मैं अलविदा लेता हूं आप लोगों से। बहुत बहुत, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर